अध्ययन, और इसमें इससे पहले हम 3 MPGK की वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो यहाँ हम जानेंगे, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपने अगर पहले पढ़ा हो, इससे थोड़ा अंदर आप डीपली जानेंगे, पता नहीं आपको पता होगा कि सुपर पेंजिया जब था ना, महाद्वीप जब पेंजिया दक्षिण भाग था, उसका ये दक्षिणी भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तालचीर नाम से जाना जाता है। तालचीर क्या है? एक प्रकार का पत्थर है, एक चट्टान होती है ना, उसी में एक तालचीर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो तालचीर चट्टानें होती है, इसलिए यहाँ लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो आर्कियन चट्टानें हैं, विंध्याचल चट्टानें, गोंडवाना। यहाँ पर मध्य प्रदेश में तीनों प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है, आर्कियन भी, गोंडवाना भी और विंध्याचल। तो उपरोक्त इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी, क्योंकि आर्कियन एक महाकल्प होता है उस समय का, तो उस समय का ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही, जब पृथ्वी बनी थी ना, उस टाइम मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल पर्वत बना था, तो यहाँ आर्कियन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन एक समय को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किस भाग में पाया जाता है? तो उत्तर पश्चिम भाग, पूर्वी भाग, पूर्व, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि किस भाग में? मध्य प्रदेश के पूरे भाग में पाया जाता है। तो आर्कियन चट्टानों को क्या और नाम से भी जाना जाता है? जी, पैतृक या प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पैतृक, क्योंकि सबसे पहले ये ही चट्टानें बनी थी, या प्राथमिक चट्टानें भी बोला जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में। बालाघाट और छिंदवाड़ा में सर्वाधिक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इस वाले जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इनमें जैसे सोना पाया जाता है, ठीक है, इसमें मैग्नीज, अयस्क, लोहे अयस्क, इस प्रकार के सिल्ट, यूरेनियम, तामा, इसमें इतने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम, एक यहाँ क्या पूछा? चिल्पी क्रम से खनिज की प्राप्ति होती है। किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीज खनिज की। ये जो धारवाड़ की चट्टानें है ना, अभी मैंने बताया बालाघाट और छिंदवाड़ा में इसका विस्तार पाया जाता है, और जो इसका जो चिल्पी क्रम का बालाघाट छिंदवाड़ा में पाया जाता है। और यहाँ अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मजालखंड द्वीप स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में मजालखंड द्वीप आता है? तो किस जिले में पड़ता है इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। बालाघाट में, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ बालाघाट जिले में ग्रेनाइट चट्टानों में दरार उत्पन्न हुई, जिससे क्वार्ट्ज रीफ या वींस जमा हो गई थी वहाँ पर। क्वार्ट्ज रीफ जमा होने के कारण यहाँ इस प्रकार का हो गया। और होने के बाद ये कहाँ पर स्थित है? तो बेहर पठार के अंतर्गत आता है। मजालखंड है जो बेहर पठार के अंतर्गत आता है। बेहर पठार है बालाघाट जिले में, उसी के अंतर्गत मजालखंड पड़ता है, रीफ वहीं स्थित है। इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदि महाकल्प। कौन सा हो जाएगा? आदि महाकल्प। ये एक समय को दर्शाता है, आदि महाकल्प। उस समय ही पहली बार धरती पर कौन सी प्रकार की चट्टानें बनी थी? तो आर्कियन चट्टानें बनी थी। तो ये मध्य प्रदेश में महाकल्प एक समय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये धारवाड़ और उधर ही पाई जाती है, कहाँ पर? बालाघाट जिले में, जबलपुर। मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानें को ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्वालियर में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। तो यहाँ ऊपर वाली चट्टान को क्या कहा जाता है? मुरार कहा जाता है। और यहाँ जो नीचे होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पार नाम से जाना जाता है, पार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो किस प्रकार की चट्टानों से? तो कुडप्पा चट्टानों से, जो कि मैंने अभी बताया, पन्ना, छतरपुर और ये ग्वालियर तरफ इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ हीरे की प्राप्ति होती है कुडप्पा चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी, यानी कि ये आपकी डायरेक्शन बन चुकी,
तो ये आपका उत्तर पूर्व हो गया और ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया, यानी कि ये आपका इस पूरे के पूरे एरिया में कुडप्पा प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इधर ये ग्वालियर पड़ जाता है, इधर ये पन्ना छतरपुर इस तरफ। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है। ये MPSI 2017 में भी प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हुआ है, सांची का स्तूप है जो लाल प्रकार के बलुआ पत्थर से हुआ है। वहीं आपको बता दें तो ग्वालियर के किले का भी निर्माण इसी प्रकार के पत्थर से हुआ है। और एक जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पर है, रायसेन में। कहाँ पड़ता है, रायसेन जिले में पड़ता है, भोपाल के पहले। तो इसका क्या हुआ, सांची के स्तूप का भी हुआ है, ग्वालियर का भी लाल बलुआ पत्थर से हुआ है निर्माण। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानें का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है, नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तरी भाग में। नर्मदा नदी इस प्रकार से ये बहती है और इसके ये ऊपर की साइड में पाया जाता है, उत्तरी भाग में, नर्मदा सोन घाटी के। अगला क्वेश्चन है, तो मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, दो प्रकार, एक ऊपरी निचले। ऊपरी जो ऊपरी होती है, ऊपरी जो विंध्य क्रम की चट्टानें होती है, एक निचले विंध्य क्रम की चट्टानें होती हैं। कौन कौन से, ऊपरी और निचले, दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, तो अभी मैंने आपको बताया कि विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती है दो प्रकार से होती हैं, एक ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानें और निचले विंध्य क्रम। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है निचले विंध्य क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी उपक्रम, क्या पूछा है, सेमरी उपक्रम, सेमरी सीरीज का विस्तार किस नदी घाटी में पाया जाता है। तो इस नदी घाटी में पाया जाता है, सोन नदी घाटी में पाया जाता है। इसका आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानों को मध्य प्रदेश में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर होगा क्या, तीन भागों में। कौन कौन से भागों में किया गया है, तो रीवा 1, भांडेर 2 और तीसरा कौन सा होगा, कैमूर। ये 3 प्रकार की विंध्य क्रम की चट्टानों में इनको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विंध्य क्रम की चट्टानें भांडेर के उपक्रम किस सीरीज का विंध्य पर्वत श्रृंखला के किस भाग में पाया जाता है। इसका आंसर होगा पश्चिमी, क्या होगा, पश्चिमी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भूभाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था। तो किस प्रकार की चट्टानों का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था मध्य प्रदेश में। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण भूभाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन लगाना कठिन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी एक साथ ऑप्शन दे दिए, विंध्य चट्टानें, कुडप्पा चट्टानें, गोंडवाना। तो सबसे पहले मैंने प्रश्न नंबर 1 में बताया था गोंडवाना चट्टानें, ये आर्कियन समय पर बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के खनिज निक्षिप किए जाते हैं, मतलब यहाँ से कौन से खनिज मिलते हैं। तो यहाँ से मिलते हैं रॉयल व कोयला। तो यहाँ रॉयल व कोयला मिलता है। यहाँ क्या पाया जाता है, आर्य ग्रुप की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी, आर्य ग्रुप की चट्टानें, आर्य ग्रुप की चट्टानें पाई जाती हैं, उसमें ही ये रॉयल एवं कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना चट्टानों के तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो किस जिले में नहीं पाया जाता है, ये आपको नक्शा याद हो तभी आप लगा सकते हो इसका आंसर सही। जैसे शहडोल है, ये पूर्व में पाई जाती है, सीधी भी पूर्व में है मध्य प्रदेश के, सिंगरौली भी है। तो नरसिंहपुर थोड़ा नीचे है, इस साइड को नरसिंहपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंहपुर। क्या हो जाएगा, नरसिंहपुर में नहीं पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने भागों में सेल समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भागों में किया गया है, ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और नीचे को क्या बोलेंगे आप, निचली गोंडवाना। क्या बोलेंगे, निचली गोंडवाना। 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश को गोंडवाना क्रम की चट्टानों को 3 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी, मध्य और निचली। तो इसने पूछा है अब ऊपरी गोंडवाना, देख रहे हो MP पटवारी में कितना कठिन क्वेश्चन पूछा था कि अभी गोंडवाना को 3 भागों में विभाजित किया है, उसके बाद ऊपरी गोंडवाना का ये प्रश्न पूछा गया था MP पटवारी 2017 में। तो इसमें पूछा गया था कि ऊपरी गोंडवाना चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम, महादेव पहाड़ी यानी कि महादेव जो सीरीज है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, पचमणी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। तो जो पचमणी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी आपको बताया, तो होशंगाबाद में पड़ता है, ये होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, तो इसने पूछा मध्य प्रदेश में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिमी में भी पाया जाता है, उत्तर पश्चिम में भी पाया जाता है। तो ऐसे कि आपका ये नक्शा है, तो आपका इस वाले पूरे के पूरे एरिया में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में।
अगला क्वेश्चन है, और बता दें कि ये जो वाली प्रकार की जो चट्टान है दक्कन ट्रैप, ये किससे निर्माण हुआ था इसका, तो लावा से हुआ था, जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था तब। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रीम की चट्टानों के किस उपक्रम से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है, तो लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है तो किस क्रम से होती है, जबलपुर उपक्रम से, जबलपुर उपक्रम से होती है। तो आपसे एक प्रश्न पूछे कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो क्या होती है इसकी 65 से 70%। क्या होती है 65 से 70% इसमें कोयला कार्बन पाया जाता है लिग्नाइट कोयले में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तृतीयक सेल समूह के रूप में क्वार्ट्ज क्रम के जो चट्टान है सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाया जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कम समय में। तो आप देखें कि आपको लगभग 15 से 18 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज मिल जाती है, थोड़े बहुत उसमें भी मैं आपको बताता जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, किस युग की चट्टानों के नहीं मिलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, धारवाड़ की पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और आर्य समूह होता है, पुराण संघ भी होता है, द्रविड़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्रविड़। दक्षिण, ये तब की भारत का दक्षिणी हिस्सा होता है द्रविड़ संघ। तो इसमें इस प्रकार की चट्टानों का कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, किस पठार का माना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पठार का। अधिकतर भाग जो है मध्य प्रदेश का कौन से भाग के अंतर्गत, दक्कन के भाग के पठार के अंतर्गत आता है। दक्कन भाग, जो दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार, उसके अंतर्गत आता है अधिकतर भाग। तो इसलिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना बताओगे आप, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। MPSI 2017 में पूछा गया है प्रश्न है। पटवारी की पोस्ट भी छोटी नहीं होती है SI के, तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो कितने भागों में विभाजित किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया गया, मध्य उच्च प्रदेश, एक सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और एक बघेलखंड का पठार। क्या आपको मैं नाम लिख के इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम वीडियो लंबी हो जाती है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है, राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है। इसका आंसर क्या होगा, मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश आकार किस प्रकार का है, इसका ट्रायंगल, त्रिभुजाकार है इसका आकार, इसलिए इसके द्वारा क्या होता है, दो प्रकार का जो है ना वो आपका यहाँ इसमें क्षेत्र चला जाता है, राज्य का 2/3 क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, तो मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया। उप प्राकृतिक प्रदेश क्या है, जैसे आपको मैं एक दो के नाम बताऊं, नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है, मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, उसके आप अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सभी के नाम। तो मैंने ये लिख दिए। उप प्राकृतिक प्रदेश कितने हैं, मालवा का पठार है एक, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार, और 5वां क्या हो जाता है, नर्मदा सोन घाटी का पठार। नर्मदा सोन घाटी, ये 5 अपने जो प्राकृतिक प्रदेश में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये टीचर की भर्ती में टेट में आ गया प्रश्न है 2018 में। तो इसका आंसर क्या होगा, गंगा नदी बेसिन। क्यों गंगा नदी बेसिन क्यों माना जाता है, इसलिए क्योंकि ऊपर की जो मध्य उत्तर प्रदेश से जो ऊपर यानी कि जो इस तरफ से नदी निकलती है वो ज़्यादातर कहाँ जाती है, जैसे कि सोन नदी है, ये अपनी कहाँ चली जाती है, चंबल नदी है, ये अपनी जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गंगा सोन नदी का बेसिन उधर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7। अभी पहले 5 में किया गया था, मैंने पिछले क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको देखिए, ये मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी, इसके अलावा 2 और भागों में विभाजित किया गया है। जैसे एक सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हो जाती है, तो आप 5 पिछले वाले क्वेश्चन से लिख लेंगे, और प्लस आपका एक हो जाती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और दूसरी हो जाती है बघेलखंड का पठार। ये आपके 7 हो जाते हैं इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार मैंने ये लिख दिए हैं, 5 पिछले वाले से लिख लेना, और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी 1 और बघेलखंड का पठार 2, इस प्रकार 7 जो प्रदेशों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश को अभी वर्तमान में। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का नाम विस्तार से जाना जाता है, तो देखो MP कांस्टेबल 2016 में भी आया हुआ प्रश्न है, ENM सेक्शन में भी आया हुआ है 2017 में। तो इसका आंसर क्या होगा, मालवा का पठार। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी का हिस्सा है, पश्चिम का हिस्सा, उसमें सबसे बड़ा मालवा का पठार स्थित है, तो इसीलिए इसको मालवा का पठार विस्तृत है। तो मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है, MP कांस्टेबल 2016 में ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा सोन घाटी, क्योंकि दक्षिण में आपका पाया जाता है मालवा का पठार इस तरफ, और ऐसे ही आपकी इधर से निर्धारित होती है क्या, नर्मदा सोन घाटी, ये वाली एरिया, इस कारण से ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, नर्मदा सोन घाटी। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो अरावली और मध्य
यानी कि विंध्य श्रृंखलाओं की। तो इसका आंसर क्या होगा, मालवा का पठार, क्योंकि अरावली जो पर्वत है वो राजस्थान में है और इस प्रकार ये राजस्थान है इस तरफ है और इस तरफ है एमपी, तो इसके बीच में जो मालवा का पठार पाया जाता है यहाँ पर। ओके, अगला आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये देखिए एमपी पटवारी 2017 में प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है, सोयाबीन की फसल सबसे अधिक होती है, सोयाबीन, क्योंकि काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी का निर्माण आपको पता है कहाँ से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये ज्वालामुखी जब फटता है ना, ब्लास्ट होता है, तो वहाँ पर बैसाल चट्टानें बनती हैं। क्या बनती है, बैसाल चट्टानें। जब ये बैसाल चट्टानें थोड़े थोड़े से घुरती घुरती जाती हैं तो यहाँ से क्या होता है, काली मिट्टी निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो मालवा का पठार है ना, वो दक्कन जो पठार होता है ना, उसका उत्तरी भाग होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से उद्गमित होकर उत्तर प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं। तो ये ग्रुप 2 में 2017 में आया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा, नर्मदा में, क्योंकि ऊपर की साइड देखो ये आपका ग्वालियर रहा, ये इधर, यहाँ से यमुना नदी निकली हुई है इस तरफ से, तो यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ से जो नदी निकलती हैं वो यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो यमुना नदी के ये सहायक नदियाँ बन जाती हैं। जैसे नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे चंबल नदी यहीं जाके गिरती है, चंबल नदी हो गई, काली सिंध है, बेतवा है, बेतवा ले लो एक यहाँ, और एक काली सिंध है, ये आपकी नदी कहाँ में, यमुना नदी में ऊपर जाके मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका मध्य प्रदेश को तो कहा जाता है, लेकिन किस पठार को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मालवा का पठार। मालवा के पठार से अधिकांश नदियाँ कौन कौन सी निकलती है, जैसे आपको बताऊं तो छिपरा नदी एक, बेतवा, बेतवा, चंबल, काली सिंध, ये इतनी सारी, और यहाँ और भी हैं, गंभीर नदी है, छिपरा है और ये काली सिंध है, इस प्रकार की नदी यहाँ से, पार्वती भी निकलती है उधर से, तो इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। स्टेट फोर्स यानी कि ये तो उसमें आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिगार चोटी। सिगार चोटी कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो इंदौर जिले में महू के समीप स्थित है। कहाँ पर, इंदौर। इंदौर के पास में एक महू गाँव है, महू, जहाँ से चंबल नदी निकलती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 881 मीटर है, 881 मीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है। एमपी कांस्टेबल 2016 में ये आया हुआ प्रश्न है। देखिए किस प्रकार के कठिन कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मालवा के पठार का ढाल किस तरफ है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है, उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। उत्तर पूर्व की दिशा क्या होती है, ये इस तरफ इसका ढाल है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है। तो मालवा के पठार के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, इसका आंसर क्या होगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से ये आप बताएं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से, तो मध्य प्रदेश कर्क रेखा, यह आपको पता है कि कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर गुजरती है इस प्रकार। तो ये क्या होती है, नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है, इस प्रकार कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के कितने, 14 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, 14 जिलों से। और अगर बात की जाए कि मालवा के पठार के, तो मालवा के पठार के 8 जिलों से होकर गुजरती है, ये 8 जिलों से, और यह नर्मदा के नदी के समांतर जाती है। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। एक तो नर्मदा नदी को जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, एक किस नदी को करता है, तो चंबल नदी को। किसको, चंबल नदी का भी जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने, यानी कि जाते समय और एक बार लौटते समय 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अरावली जो इसका जो है ना नदी, अरावली श्रेणी में भी है इसका, क्या अरावली श्रेणी में इसके पाई जाती है, मतलब यहाँ से स्थित संचरण होता है उसका उसमें। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। तो आपको इसको बताना कि मालवा के पठार में कौन कौन से जिले नहीं आते। फॉरेस्ट गार्ड में ये आ चुका है, जो अभी भी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हुई है 2023 में, तो ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका क्या आंसर होगा, बैतूल एवं नरसिंहपुर, क्योंकि ये सारे के सारे ये हैं, इसमें ये दक्षिणतम हिस्सा है किसका, मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग के जिले हैं ये, बैतूल एवं नरसिंहपुर। इस तरफ क्या आपने नक्शा पढ़ा हो तो आपको ध्यान आ रहा होगा। और नीमच, सीहोर, ये सब उत्तर पश्चिम के जो जिले हैं, उज्जैन, रतलाम, देवास है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
तो अगला क्वेश्चन, मालवा के पठार का सबसे गर्म माह कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट करके आपको, यदि आपको पता है तो आपको कमेंट करना है वीडियो के, और आपको ये लिखना है कि इसका आंसर ये वाला है। चलिए वीडियो समाप्त होती है। ये आपको बताया कि 50 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सब्सक्राइब फॉर एमपी के लिए और मैनेजमेंट के लिए